नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री आखिरकार एक छोटे से रेबल ग्रुप के सामने क्यों फेल हो रही है? ये कैसे हो सकता है आखिरकार? हाउथीज जो यमन में एक छोटे से ग्रुप के रूप में शुरू हुए थे, आज दुनिया के सबसे एडवांस नेवल फोर्सेस को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। हाउथीज अटैक ने ग्लोबल शिपिंग को भी डिस्टर्ब किया है और एनर्जी सिक्योरिटी को भी रिस्क में डाला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका अपने टॉप मिलिट्री एसेट्स होने के बावजूद भी हाउथीज के अगेंस्ट कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल नहीं कर पा रहा है और यह कंफ्लिक्ट किस तरह से दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को बदलने का काम कर रहा है। यह एक ऐसी कहानी जो आज के वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से हिलाकर रख चुकी है। यमन के हाउथी रेबल्स, जिन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल चैलेंज के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया, 2024 में हाउथी अटैक ने शिपिंग लेन्स को डिसरप्ट भी किया और इस कंफ्लिक्ट का असर आप पर, मुझ पर, हम सब के ऊपर भी पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये छोटी सी रेबल ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड ट्रेड और ऑयल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करने का काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये लड़ाई है किस चीज की। तो यमन के हाउथीज एक शिया रेबल ग्रुप है जिन्होंने 1990s में एक छोटी यूथ मूवमेंट के रूप में अपनी शुरुआत की थी, पर आज ये एक ग्लोबल क्राइसिस का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने बाब अल मांडब स्ट्रेट जैसे की चोक पॉइंट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब ये बाब अल मांडब स्ट्रेट जो है वो मौजूद कहां है मैप के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज बाब अल मांडब स्ट्रेट, जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन या फिर रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। यहां से दुनिया का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल रूट जो है वो निकलता है। दुनिया के 12% ऑयल ट्रेड के लिए ये बाबल मांडब स्ट्रेट और ये पूरा इलाका, पूरा रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। और जब से हाउथीज ने इस पूरी बाबल मांडब स्ट्रेट के ऊपर अपने इंफ्लुएंस को एस्टेब्लिश करने का काम किया है, 2024, 2023, 2020, ये पूरे के पूरे जो पिछले 4-5 साल थे, तब से ये कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया, अटैक और ज्यादा बढ़ गया और इसके चलते ग्लोबल शिपिंग ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कंडीशन पर भी एक बार पहुंच चुकी थी। इमेजिन करिए, शिपिंग लेन्स जो पहले सेफ हुआ करती थी, अब उनमें आपके हर टैंकर को, हर शिप को अटैक करने का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है, जिसके चलते इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखो, कोई भी शिप जो है जब भी वो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप के लिए इंश्योरेंस करवाती है, क्योंकि रास्ते में नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, पायरेसी के अटैक भी हो सकते हैं, पायरेट्स के अटैक भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हाउथी रेबल्स जैसे लोग भी अटैक कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। अगर किसी इलाके से शिप निकलेगी जहां पर ऐसे अटैक्स का खतरा बहुत ज्यादा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो शिप जो रेड सी को क्रॉस करती है, वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम्स उन शिप्स को अपने इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना पड़ता है। तो वो शिप्स अपनी जेब से तो देंगे नहीं, या उन शिप्स को ऑपरेट करने वाली कंपनी अपनी जेब से तो वो पैसा देंगे नहीं। वो किससे लेंगी? वो उन कंज्यूमर से ही पैसा लेंगी जिनका सामान वो ट्रांसपोर्ट आखिरकार कर रही है। तो कुल मिला के इससे दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। इमेजिन करिए कि आप भी ऐसी शिप को ऑपरेट कर रहे हैं और जिसके चलते आपकी शिप जो है वो लगातार खतरे वाले इलाकों से चल रही है, तो आपको भी हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपका सामान भी महंगा बाजार के अंदर फिर जाकर आप बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर मैं जुलाई 2024 की बात करूं, इजरायली एयरफोर्स ने यमन के पोर्ट सिटी होदैदा पर स्ट्राइक्स भी की थी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट भी किया गया था। यह इजराइल का यमन में पहला डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। यह ऑपरेशन एक बड़ा जवाब था जब हाउथीज ने टेल अवीव के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। इससे सिर्फ यमन नहीं बल्कि पूरे रेड सी रीजन के अंदर टेंशन जो थी वो बढ़ गई थी। अभी भी ये इलाका जो है वो लगातार टेंशन के अंदर बना हुआ है। अब ये स्ट्राइक्स एक बॉर्डर रेड सी क्राइसिस के कंटेक्स्ट में हो रही हैं। ये पूरा जो रेड सी का इलाका है, ये चोक पॉइंट्स, बाबल मांडब स्ट्रेट को कंट्रोल करना, स्ट्रेटेजिक, इसका पूरे इलाके का जो स्ट्रेटेजिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है। अक्टूबर 2023 में भी हाउथीज ने बाबल मांडब स्ट्रेट को पार्शली ब्लॉकेड करने का काम किया था। इससे रेड सी से गुजरने वाला जो ट्रैफिक था वो 50% तक कम हो गया था, जिससे ग्लोबल ट्रेड को काफी नुकसान भी हुआ था और इससे वेस्टर्न कंट्रीज काफी गुस्सा भी हो गई थी। इसी के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने अपनी नेवल पावर को यूज किया था या यूज करना शुरू किया था हाउथीज के अगेंस्ट। अब यह सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि शिपिंग अटैक्स में एक सिग्निफिकेंट स्पाइक जो था वो हमको देखने को मिला। 2024 के एंड तक हाउथीज ने 100 से ज्यादा इंसिडेंट्स जो है उनके द्वारा किए गए इंसिडेंट्स को हमने रिपोर्ट किया है। जून में शिपिंग अटैक का एक मैसिव जो सर्ज था वो हमको देखने को मिला और बहुत सारे वेसल्स जो थे उनको अटैक भी किया गया और अमेरिका का एक वेसल एमवी ट्यूटर, उसको डुबा भी दिया। आप सोचिए, अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, सब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, उसके भी एक वेसल को हाउथी रेबल्स ने जो था वो सिंक करने का काम कर दिया था,
जिससे इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो थे वो और भी ज्यादा बढ़ गए थे। और अगर हम बात करें, अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका के ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को लॉन्च करने का कारण तो आप समझ गए हैं। अब इसका असर क्या पड़ रहा है, इसको भी हमको समझना जरूरी है। तो अमेरिका ने अपनी नेवी हाउथीज को इफेक्टिवली टैकल करने के लिए यहां पर लगा तो दी है। आपको पता है इस पूरे ऑपरेशन का खर्चा जो है वो अमेरिका के लिए $4 बिलियन से ज्यादा का आज की डेट में हो चुका है, पर उसके बावजूद भी हाउथीज ने मोर देन 100 इंसिडेंट्स रिपोर्ट कर दिए। जून 2024 में एक अटैक भी हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे इंटेंस नेवल एंगेजमेंट है। पर क्वेश्चन ये है, दुनिया की प्रीमियम नेवल पावर फेल क्यों हो रही है? एक्चुअली हाउथीज जो हैं वो एक ट्रेडिशनल आर्मी नहीं है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉरफेयर नहीं करते हैं। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये चीप एक्सप्लोसिव लेडन बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसी बोट्स इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं जिसके ऊपर ये बॉम्ब्स वगैरह या ऐसे एक्सप्लोसिव मटेरियल को बांध के पहले से ही रेडी करके रखते हैं, और जहां पर इनको अटैक करना होता है वहीं पर अपनी ये शिप को उस शिप के साथ भेज देते हैं और डायरेक्ट उनके बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो शिप ब्लास्ट कर जाए और सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए। ये ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ये एंटी शिप्स मिसाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी चीजें ईरान जो है वो हाउथीज को प्रोवाइड करने का काम करता है। यूएसएस कोल बॉम्बिंग तो आपको याद ही होगी। $1 मिलियन की बोट ने अमेरिका के $240 मिलियन का डैमेज करने का काम किया था। मॉडर्न वॉरशिप्स को इस तरीके के अनकन्वेंशनल थ्रेट्स के लिए डिजाइन ही नहीं किया जाता है, जिसके चलते अमेरिका जो है वो हाउथीज को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब जब हाउथीज बाब अल मांडब स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो उसका असर जो है वो पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑयल ट्रेड के ऊपर पड़ता है। बाब अल मांडब स्ट्रेट के लिए जो इतना इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट है जहां से डेली मिलियंस ऑफ बैरल्स जो ऑयल है वो क्रॉस करता है, अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाता है या वहां पर अटैक्स होते हैं तो ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी ग्लोबल लेवल पर थ्रेट में आ जाती है। ये इंपैक्ट हम सबको देखने को मिलता है, चाहे वो पेट्रोल के प्राइसेस हो या ग्लोबल ट्रेड की स्टेबिलिटी हो, हर कोई इससे इंफ्लुएंस हो जाता है। अब ईरान का जो रोल है इस यमन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जो ईरान का पूरा एरिया है या ईरान का जो रोल है इसके अंदर, ईरान आप जानते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपने आप को एक पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है। इसी के चलते ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता था, या फिर इजराइल में फिलिस्तीन की जो टेरिटरी है वेस्ट बैंक गाजा की, वहां पर जो हमस है उसको भी सपोर्ट करने का काम करता था। तो ईरान हाउथीज को भी मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंटी शिप मिसाइल्स देता है, एक्सप्लोसिव बोट्स देता है, मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी हाउथीज तक ईरान की मदद से ही तो पहुंच पाती है। ईरान का ये इन्वॉल्वमेंट अपनी रीजनल एम्बिशंस को प्रमोट करने के लिए है, खासकर सऊदी अरेबिया और वेस्ट के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए है। अब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया जो है यहां पर भी वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी यमन में भी काफी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो सऊदी अरेबिया ने क्रिएट की हुई है। यहां पर 2015 में सऊदी अरेबिया ने हाउथीज को रोकने के लिए एक मिलिट्री इंटरवेंशन भी स्टार्ट किया था। सऊदी अरेबिया के एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशन की वजह से हाउथीज का रेजिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हाउथीज अपने पड़ोसी देश से आने वाली आर्मी को बिल्कुल भी अपनी कंट्री के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ये स्ट्रगल और भी ज्यादा बढ़ गया, ये कंफ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। ईरान के सपोर्ट के साथ हाउथीज ने अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। सऊदी अरेबिया का अलायंस भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उन्हें रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, लेकिन उनकी टैक्टिक्स अभी भी इनइफेक्टिव हमको लग रही हैं। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हाउथी मूवमेंट का फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा लिया है और उन्हें स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स पर कंट्रोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अगर ये सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो ये ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी डेंजरस हो सकती है। अमेरिका और यूरोपियन एलाइज के लिए चैलेंज बढ़ गया है और हम देख रहे हैं कि कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर में नेवल टैक्टिक्स को चैलेंज दिया जा रहा है। ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक छोटी सी रेबल ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रहा है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रेड को इंपैक्ट करने वाला हो चुका है। अगर हाउथीज की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती है तो ये पूरा मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी को नया शेप दे सकता है। ये वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा होगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसा कंटेंट लगातार देखते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।